नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने धातु और धातु चैप्टर के पूरी थ्योरी पढ़ी है और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे जो बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में फिर चर्चा करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? क्वेश्चन है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आपने देखा था कि पोटेशियम था, पोटेशियम के बाद सोडियम था और सबसे नीचे देखा था आपने यहाँ पे Ag और Au जैसी धातुएं थी। Ag मतलब चांदी और Au यानी सोना। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे वाली धातुएं हैं वो बहुत कम क्रियाशील होती हैं और कम क्रियाशील होने के कारण ये वातावरण में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं, इसके कारण संक्षारित नहीं होती, मतलब इनका संक्षारण नहीं होता है। और ये कौन सी धातुएं हैं? सबसे पहली सोना, चांदी और कौन सी? प्लेटिनम। चांदी, सोना और प्लेटिनम, ये तीन धातुएं ऐसी हैं जो संक्षारित नहीं होती। तो इसका उत्तर होगा सक्रियता श्रेणी में स्थित सबसे कम क्रियाशील धातुएं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं, जैसे चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चांदी, सोना और प्लेटिनम संक्षारित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातुएं क्या होती हैं? मिश्र धातु क्या होती हैं? सामान्य तौर पर मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण या एक धातु और एक अधातु का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण अथवा एक धातु और एक अधातु या अन्य अधातुओं के साथ जो समांगी मिश्रण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मिश्र धातुओं के। पहला एग्जाम्पल लिया हमने कांसा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। दूसरा एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे इस्पात या स्टील। स्टील में कार्बन और लोहा मुख्य घटक होते हैं, इसके साथ में हम क्रोमियम और निकेल भी मिलाते हैं। तो मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनाया ही कंफ्यूज करने के लिए गया है, क्योंकि इसमें लोहे में जंग लगने के साथ साथ जोड़ क्या दिया गया है? फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन मतलब खाना बनाने का एक बर्तन। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें ग्रीस लगाकर, दूसरा ऑप्शन है पेंट लगाकर, तीसरा ऑप्शन है जिंक की परत चढ़ाकर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहां देखा जाए यदि तो ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं तीनों ऑप्शन जंग लगने से बचाने के लिए सही है, लेकिन यहां पर फ्राइंग पैन नाम का ऑप्शन जोड़ दिया गया है, इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन ग्रीस लगाकर। खाना बनाने के बर्तन में अपन ग्रीस लगा नहीं सकते हैं। खाना बनाने के बर्तन में यदि हम पेंट लगाएंगे तो जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे पेंट चटक जाएगा और निकल जाएगा। इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या है? जिंक की परत चढ़ाकर। जिंक की परत चढ़ाकर हम फ्राइंग पैन को जंग लगने से रोक सकते हैं। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यशद लेपन। इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, यशद लेपन। इसको इंग्लिश में हम गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक की परत चढ़ाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युगल, युगल मतलब जोड़ा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता? तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में थोड़ी सी बात कर लें। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से या उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको वो पूरे के पूरे विस्थापन क्रिया से ही जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। तो यहाँ पे देखेंगे NaCl में धातु कौन सी है आपकी? तत्व मुख्य तत्व कौन सा है? सोडियम। और यहाँ पर क्या है? कॉपर। तो चूंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर NaCl के विलयन से सोडियम को बाहर नहीं निकाल सकता, मतलब यहाँ पे विस्थापन क्रिया नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है MgCl2 विलयन, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन और एल्यूमिनियम। यहाँ भी वही कहानी है, सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम ऊपर आता है, एल्यूमिनियम नीचे आता है, मतलब
एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन से मैग्नीशियम का विस्थापन नहीं कर सकता। मतलब ये ऑप्शन भी कैसा है, इसमें भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। तीसरे ऑप्शन में देखें FeSO4 फेरस सल्फेट और सिल्वर धातु का जो जोड़ा बनाया गया है, तो सिल्वर धातु देखा होगा सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, मतलब ये बहुत ही कम क्रियाशील है, जबकि इसकी अपेक्षा जो लोहा है वो ज्यादा क्रियाशील है। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर FeSO4 के साथ विस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा, मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं AgNO3 विलयन और कॉपर। यहां पे देखें Ag सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आता है, जबकि इसके ऊपर कॉपर धातु आती है, अर्थात कॉपर AgNO3 के विलयन से क्या कर सकता है, Ag को बाहर निकाल सकता है, मतलब विस्थापित कर सकता है। इसलिए यदि हम क्रिया देखें तो AgNO3 प्लस कॉपर, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस यहां पे क्या निकल जाएगा, Ag। ठीक, अब हम इस क्रिया को बैलेंस कर लेंगे। तो आपने देखा कि इस क्रिया में हमने Ag को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, किसके द्वारा, कॉपर के द्वारा, अर्थात चौथा ऑप्शन आपका सही है। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और कॉपर धातु का जोड़ा जो है ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में दो पॉइंट्स हैं जिन पे आपको गौर करना है। पहला क्या है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, और दूसरी शर्त क्या है, यह यौगिक जल में विलेय होना चाहिए। अब ये दोनों शर्तें देखें कि इनमें से कौन सा तत्व पूरी कर रहा है। तो पहला देखते हैं हम, कैल्शियम। कैल्शियम यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम की बनेगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे हम तो ये आपकी क्रिया आ गई, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड जल में विलेय है अथवा नहीं, ये भी देख लेते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड की हमने क्रिया कराई किसके साथ, H2O यानी जल के साथ, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा आपको, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा और साथ में ऊष्मा निकलेगी। और ये क्रिया आप पहले भी पढ़ चुके हैं अध्याय 1 में, जब हम बिना बुझे चूने में पानी डालते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यह क्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ये ऐसी क्रिया है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब यह है, इसका सही उत्तर क्या है, कैल्शियम है। यदि हम देखें कि ये उत्तर भी ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन की कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं या नहीं, तो चेक कर सकते हैं हम। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो उसका गलनांक क्वेश्चन क्या होता है, बहुत लो होता है, गैसीय अवस्था में है। दूसरा है सिलिकॉन जो अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा, उसका भी गलनांक कैल्शियम की ऑक्साइड की तुलना में कम होता है। और चौथा ये है कि लोहा यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो जल में विलेय नहीं होगा। मतलब ये क्या है, ये कैसी कंडीशंस बन गई आपकी कि दोनों कंडीशंस को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। कौन से ऑप्शन, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि खाद्य पदार्थ किस डिब्बे में रखे गए हैं, जिस भी डिब्बे में रखे गए हैं उसके अंदर का लेप खाद्य पदार्थों से क्रिया ना करे, तो इसका उत्तर आप अपने आप निकाल लेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है, जिंक की बजाय किस में रखे जाते हैं, टिन का लेप होता है। मतलब टिन को कम क्रियाशील समझे और जिंक को अधिक क्रियाशील समझे, इसीलिए जिंक के स्थान पर किस में रखा जाता है, टिन को। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जिंक की बजाय टिन का लेप करते हैं, किसमें, जिन बर्तनों में हम खाना रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर में आते हैं। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऐसे जो ऑक्साइड है वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इनके दो उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। पहला उदाहरण है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी कि Al2O3 और दूसरा है जिंक ऑक्साइड ZnO। ये दोनों ऑक्साइड ऐसे हैं जो उभयधर्मी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो कैसा हो जाएगा? कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 और दूसरा जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।